जय हिंद दोस्तों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मूल मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, आज हम देखेंगे बायोलॉजी के बारे में। आज हम जानेंगे बायोलॉजी के बारे में और ये हम बायोलॉजी को एकदम शुरू से लेकर के चलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में भैया? तो बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि बायोलॉजी के जनक कौन है, यानी बायोलॉजी का पिता कौन है। तो आप देखिएगा, जब हम बायोलॉजी का पिता या जनक, बायोलॉजी का पिता या जनक की बात करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी का पिता या जनक कहा जाता है किसको? तो अरस्तु को। अरस्तु को एक बार ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था कि बायोलॉजी का पिता या बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो आप दोस्तों याद रखिएगा कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। फिर देखिएगा, जब बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में पहले केवल और केवल अध्ययन होता था। किसका? केवल और केवल अध्ययन होता था जंतु का। किसका अध्ययन होता था भैया? जंतुओं का। और ध्यान दीजिएगा, हमारे भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने, यानी उनका नाम था जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र उनका नाम था। इनके खोज के परिणाम स्वरूप, यानी इन्होंने ये खोजा कि जो स्थितियां हम जंतुओं में देखने को मिलती हैं वही स्थितियां हमें पादपों में भी देखने को मिलती हैं। तो वहां से भैया ये बायोलॉजी दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, जिसको आप कहते हैं जूलॉजी, जूलॉजी, और दूसरे को कहते हैं आप बॉटनी। दूसरे को आप क्या कहते हैं भैया? बॉटनी, यानी जूलॉजी और बॉटनी। तो जब जगदीश चंद्र ने खोज किया तो खोज के परिणाम स्वरूप ये पता चला कि भैया पादपों में भी हम लोगों के जैसी ही संरचनाएं पाई जाती हैं। तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, यहीं से दो भागों में विभाजित हो गया। कौन सा? जूलॉजी और बॉटनी। आप देखेंगे जब ग्रेजुएशन में बीएससी कर रहा होता है कोई लड़का बायोलॉजी से, तो वहां पर भी दो सब्जेक्ट चूज करवाए जाते हैं। या तो आपको कहा जाता है बॉटनी से पढ़िए या फिर कहा जाता है आपको जूलॉजी से पढ़िए। और जब जूलॉजी की बात करते हैं तो यहां हम देखते हैं जंतु विज्ञान। और जब बात करते हैं बॉटनी की तो यहां पर हम कहते हैं पादप विज्ञान, या इसी को कहेंगे वनस्पति विज्ञान, पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। तो याद रखिएगा, पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान कौन भैया? जगदीश चंद्र। अब यहां से जब ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया तो भैया ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे किसी भी वनडे एग्जाम में उठते हैं कहाँ से? तो जंतु विज्ञान से ज़्यादातर क्वेश्चन उठते हैं। और हम आज बात करेंगे जंतु विज्ञान की। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम जंतु विज्ञान की बात करेंगे तो जंतु विज्ञान में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका भैया? तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे कोशिका का, जो कि शरीर की सबसे छोटी इकाई है। शरीर की सबसे छोटी इकाई है कौन भैया? तो शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। तो आज हम कोशिका का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब हम बात करेंगे बॉटनी की तो बॉटनी में हम बात करते हैं किसका भैया? तो बॉटनी में हम बात करते हैं पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान का। और जब जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी में हम अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान का। और आज हमारा जो चैप्टर रहेगा जंतु विज्ञान से रिलेटेड, तो जंतु विज्ञान में सबसे पहला हमारा क्या रहेगा? कोशिका। अच्छा, कोशिका को शरीर की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। हम यहाँ पे अंग नहीं कह सकते, ठीक है? यहाँ पर शरीर की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं किसको? कोशिका को। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर कोशिका। चलिए दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं कोशिका। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम कोशिका की बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि कोशिका की खोज किसने की थी। पहले तो आप ये जानिए कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा भैया, सेल। आप सबको पता होगा कि कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सेल। अच्छा, जब कोशिका की बात करते हैं इसके खोजकर्ता की, तो देखिएगा कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, जब कोशिका की खोज की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज की थी वो खोज की थी भैया रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी भैया, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज किया था किसका, कोशिका का। फिर पूछा जाता है कब किया था, तब आप कहेंगे 1661 ईस्वी में किया था रॉबर्ट हुक ने किसका खोज, कोशिका का खोज। फिर ध्यान दीजिएगा, जब कोशिका की खोज में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तो की, लेकिन वो कोशिका कैसी थी, तो वो कोशिका थी मृत कोशिका। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका की खोज की थी। किसने की थी, तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसी कोशिका थी, तो मृत कोशिका थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट भी क्लियर करते हुए चलिएगा। जब आपसे कहेगा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, रॉबर्ट हुक रहेगा। यदि आपसे पूछा जाएगा कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, रॉबर्ट हुक रहेगा। फिर बात आती है जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका की खोज कौन किया था, तो जीवित कोशिका की खोज ध्यान दीजिएगा, जब हम कहते हैं कि जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज की बात करते हैं, तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तब हम कहेंगे कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी किसकी, जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। और जब कहा जाएगा कब की थी, तब आप कहेंगे 1667 ईस्वी में किया था। क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने किया था, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। अच्छा दोस्तों, आपको कभी कभी नाम में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या है, हुक। अच्छा, हुक जो खोज किए थे, ये मृत कोशिका की खोज किए थे। फिर देखिएगा यहाँ पर है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो हम इतना बड़ा नाम ना याद करके, अगर छोटा सा भी नाम हमें याद रहेगा तो हम ऑप्शन में आराम से टिक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम पकड़ते हैं तो केवल और केवल हॉक को। किसको पकड़ते हैं, हॉक को। तो अब आप कहिए हुक हाक। तो देखिए आपको याद हो जाएगा, क्या याद हो जाएगा, कोशिका की खोज, यानी कोशिका के जो खोजकर्ता थे उनका नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। और आप लोग अक्सर करते भी होंगे हुक हाक। अच्छा, जंगलों में अक्सर आपको देखने को जो मिल जाते हैं, जो आदिवासी होते हैं, वो हुक हाक करते रहते हैं। तो आप लोग इससे याद रखिएगा, हुक माने रॉबर्ट हुक किसने खोज की थी, तो मृत कोशिका की खोज की थी। और जब हॉक की बात करते हैं तो हॉक किसके खोज करता थे, तो जीवित कोशिका के खोज करता थे। यहाँ पर आप इतना याद रखिएगा। फिर देखिएगा उसके बाद 1881 में, अच्छा ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक जितने भी होते हैं थोड़ा सा आधे पागल टाइप के होते हैं, है ना। कहने का मतलब अगर कोई चीज़ खोज कर लिया तो उसके अंदर वह और घुस के खोजने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अब यहाँ पर जो हम चल रहे हैं, अच्छा आज भी खोज जारी है, कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह की खोज आज भी जारी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब हम 1881 में आते हैं तो 1881 में आए स्लाइडेन एवं स्वान जब आते हैं तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो पूरा शरीर है, यानी जो पूरा का पूरा शरीर है, पूरा का पूरा शरीर किससे बना हुआ है, तो इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका का बना हुआ है। और इन्होंने ही सिद्धांत दे डाला, क्या, कोशिका सिद्धांत। क्या दे डाला,
कोशिका सिद्धांत। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आप कहेंगे कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। अब देखिए इनका भी याद कैसे रखेंगे, यहीं पर आप जोड़ दीजिए क्या, स्वान। अच्छा स्वान, जब आप यहाँ पे स्वान जोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि स्वान को हम कहते हैं कुत्ता। क्या कहते हैं, कुत्ता कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सारा कोशिका से ही रिलेटेड बात हो रही है, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि हुक हाक। अच्छा कभी कभी आप हुक हाक करके कुत्ता को भगाते हैं, है ना, हु हा करके भगाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा स्वान माने कुत्ता, हुक हाक करके किसको भगाएंगे, स्वान यानी कुत्ता को। अच्छा खैर ये याद रखिएगा, हम इनको नहीं कह रहे हैं, ठीक है, ये याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको ये चीज़ें याद रहे। कभी कभी होता है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं और वहाँ पे जब नाम आ जाते हैं किसी के ना, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं याद करने के लिए ये थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे आइएगा। जब हम यहाँ पर बात कर लिए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अच्छा 1881 में कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने क्या बताया कि पूरा शरीर किसका बना हुआ है, तो पूरा शरीर बना हुआ है भैया कोशिका का। चलिए आगे देखते हैं। जब आगे हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे, जब हम आगे चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम कहेंगे शरीर में बात करेंगे और यहाँ पर पूरे ओवरऑल बात करेंगे विश्व में। यहाँ पर विश्व में बात करेंगे और यहाँ पर केवल और केवल शरीर में बात करेंगे। तो यहाँ जब हम संसार में बात करेंगे यानी विश्व में बात करेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका, यानी जब हम विश्व में सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी भैया, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी भैया, शुतुरमुर्ग के अंडे की, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। फिर ध्यान दीजिएगा, जब हम शरीर में बात करेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करेंगे शरीर में यानी मानव में, किसमें भैया, मानव में। अच्छा तो आप इतना तो जानते होंगे कि मानव में जो मेल है और जो फीमेल है ये दोनों मानव में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा अंडाणु। क्या भैया, अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका अगर हम मानव में बात करते हैं, मानव शरीर में, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो हम कहेंगे अंडाणु। फिर देखिएगा यहाँ पर आगे जब हम कहेंगे सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी, ओवरऑल की बात कर रहा हूं, तो सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी हो जाएगी भैया, तो सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी माइकोप्लाज्मा की, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी, शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा की। और जब मानव शरीर में बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और जब बात करेंगे सबसे छोटी कोशिका, जब सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे भैया तो याद रखिएगा मानव में सबसे बड़ी यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी शुक्राणु की हो जाएगी। इतना याद रखिएगा भैया कि सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। ये पाया जाता है किसमें, तो हम कहेंगे मेल में। ये पाया जाएगा किसमें, तो हम कहेंगे फीमेल में पाया जाएगा, और मेल में पाया जाएगा कौन सा, शुक्राणु। यानी सबसे छोटी कोशिका किसकी है, तो हम कहेंगे शुक्राणु की। शुक्राणु किस में पाया जाएगा, तो मेल में। अंडाणु किस में पाया जाएगा, तो फीमेल में। अच्छा मेल और फीमेल दोनों क्या है, तो दोनों हैं मानव, ठीक है भैया।
आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब हम बात करेंगे सबसे लंबी कोशिका। किसकी भैया? सबसे लंबी कोशिका। अब ध्यान दीजिएगा, जब सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, विश्व में यानी ओवरऑल, और यहाँ पर हमने बात किया था मानव में। अब यहाँ पर हम दोनों को मिक्स करके देखेंगे कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो आप याद रखिएगा, सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। किसकी होती है भैया? न्यूरॉन की होती है सबसे लंबी कोशिका। और न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? तो न्यूरॉन पाया जाता है मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाएगा भैया? मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क किसका बना हुआ होता है? तो हम कहेंगे न्यूरॉन का बना हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि न्यूरॉन केवल और केवल 90% हिस्सा में क्या पाया जाता है? न्यूरॉन। यानी अगर हम कहें तो मस्तिष्क का 90% हिस्सा किससे बना हुआ है? तो आप कहेंगे न्यूरॉन से बना हुआ है। तो 10% हिस्सा क्या है? आप ये भी कहेंगे 10% हिस्सा क्या है? तो देखिए 10% हिस्सा जो है वो है आपका गिलियल सेल। क्या है भैया? गिलियल सेल। तो अब हम कह सकते हैं कि गिलियल सेल और न्यूरॉन दोनों से मिलकर के क्या बना होता है? मस्तिष्क बना होता है। और न्यूरॉन क्या होता है भैया? सबसे लंबी कोशिका होती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बताते हुए चलेंगे, कोशिका का एक चित्र बना लेते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम कोशिका का चित्र बनाते हैं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। जब हम कोशिका का चित्र बनाते हैं तो कोशिका का चित्र कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से। और ध्यान दीजिएगा, जब कुछ इस प्रकार से कोशिका का चित्र बनाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कोशिका का चित्र कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये मेन में पाया जाता है आपका क्या? न्यूक्लियस। मेन में क्या पाया जाएगा बीच में? तो हम कहेंगे न्यूक्लियस। अच्छा, बात कर रहे हैं न्यूरॉन की भैया, तो ध्यान दीजिएगा ये चित्र भी किसका है? तो ये चित्र है न्यूरॉन का। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे कि मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है भैया। तो अच्छा, अभी के लिए हम केवल इतना ही बताएंगे कि ये किसका चित्र है? तो आप कहेंगे न्यूरॉन का। अच्छा, इसका नाम भी जान लीजिए, तो इसको हम कहते हैं द्रुमिका। क्या कहते हैं भैया? द्रुमिका कहते हैं। इसको आप डेंड्राइट भी कह सकते हैं, डेंड्राइट। फिर बात करते हैं इसकी, तो इसको आप जानिएगा न्यूक्लियस। अच्छा, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये है भैया कोशिका काय। क्या है भैया? कोशिका काय। काय माने शरीर, काय से बना हुआ है काया माने शरीर। तो कोशिका काय यानी कोशिका का शरीर यानी। और कोशिका कौन सी है? तो हम कहेंगे न्यूरॉन। और फिर देखिएगा, ये जो छोटे छोटे खंड में विभाजित हुआ है इसका क्या नाम है? तो इसको आप कहेंगे माइलिन शीथ। क्या नाम है भैया? माइलिन शीथ नाम है। और ध्यान दीजिएगा, ये जिससे जुड़ा हुआ है, ये जहाँ से जुड़ा हुआ है, ये भैया इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं भैया एक्सॉन। क्या कहेंगे? एक्सॉन। और जब एक्सॉन की बात करते हैं तो ये बना हुआ किससे होता है? तो आप कहेंगे कि ये बना होता है सोडियम से। किससे बना हुआ है? तो आप कहेंगे ये बना होता है सोडियम से। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जब हम मस्तिष्क पढ़ाएंगे तब। तो यहाँ पर केवल आप इतना ही जानिएगा कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तो न्यूरॉन की हो जाएगी। और न्यूरॉन कहाँ है? तो मस्तिष्क में है। ठीक है भैया। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, इसके बारे में जानेंगे कि सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है। और कोशिका विभाजन होता ही नहीं, कोशिका विभाजन होता ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम कहेंगे कोशिका विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता, तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों की चर्चा हम करेंगे कि सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो वो होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में, जिसको आप कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं भैया? लीवर। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होगा? लीवर में। ठीक है भैया। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन होगा। तो आप ये जानते रहिएगा
कि जो पुनर्निर्माण करने की क्षमता होती है वो भी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाएगी, तो आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा पाई जाएगी किसमें, तो यकृत में पाई जाएगी सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन की क्षमता। और सबसे तेज पुनः निर्माण कौन करेगा, तो सबसे तेज पुनः निर्माण करेगा यकृत। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एल्कोहल लेने वाले जो आदमी होते हैं वो प्रभावित करता है किसको, यकृत को। अच्छा, यकृत के कुछ कोशिका टूट फूट जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं, तो ये क्या काम करता है, ये फिर से अपने आप को रिप्रोडक्टिव कर लेता है यानी पुनः निर्माण कर लेता है कोशिका विभाजन करके। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होगा, तो आप कहेंगे यकृत में। और जब कहेंगे कि कोशिका विभाजन होता ही नहीं, तब आप कहेंगे कि कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता, तो आप कहेंगे कि न्यूरॉन में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम ही उत्तरदायी कारण होता है किसका, कोशिका के विभाजन का। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका का विभाजन नहीं होता तो कहाँ नहीं होता, हम कहेंगे न्यूरॉन में नहीं होता। इसके पहले हमने देख लिया है कि न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है। तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, तो सेंट्रोसोम किसमें नहीं पाया जाता, तो आप कहेंगे न्यूरॉन में नहीं पाया जाता। फिर देखिएगा, इसका 10% हिस्सा तो ग्लियल सेल था ना, इसके पहले अभी हमने पढ़ा, इसका 10% हिस्सा किसका था, तो इसका 10% हिस्सा ग्लियल सेल का बना था। तो ध्यान दीजिएगा, किसका बना था, ग्लियल सेल का बना था। और ग्लियल सेल कितना था, तो आप कहेंगे ग्लियल सेल 10% था। न्यूरॉन कितना था, तो आप कहेंगे न्यूरॉन 90% था। और 10% क्या था, ग्लियल सेल। और ग्लियल सेल में क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि ग्लियल सेल में पाया जाता है सेंट्रोसोम। तो अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर ग्लियल सेल में कोशिका विभाजन होगा या नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि कोशिका विभाजन होगा। क्यों होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर कोशिका विभाजन होगा। और जब यहाँ पर कोशिका विभाजन होता है भैया, तो याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं ब्रेन हैमरेज। क्या कहते हैं, ब्रेन हैमरेज। और ब्रेन हैमरेज जिसको हो जाता है तो दुनिया से डिलीट। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ग्लियल सेल में क्या पाया जाएगा, सेंट्रोसोम पाया जाएगा। और किसमें नहीं पाया जाएगा, तो आप कहेंगे कि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। और जब सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता तो यहाँ पर विभाजन भी कोशिका का नहीं होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम पढ़ाएंगे कल, यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के बारे में हम बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो भैया थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप सबको जय हिंद।